गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों में उत्प्रेरक के प्रभाव को पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। वास्तव में उत्प्रेरक जो होता है वह किसी भी अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। अब परिवर्तित करने का मतलब हुआ या तो इसमें वृद्धि करेगा या फिर इसमें कमी कर देगा। घटा देता है, या तो अभिक्रिया दर को बढ़ा देगा, अभिक्रिया दर में वृद्धि कर देगा, या अभिक्रिया दर को घटा देता है। अगर वृद्धि करता है तो इसको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और अगर ये अभिक्रिया दर में कमी कर देता है तो इसको हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक को मंतक शब्द से भी प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वास्तव में उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटालिस्ट क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया दर को परिवर्तित कर देते हैं, और उत्प्रेरक अगर अभिक्रिया दर में वृद्धि करते हैं तो ऐसे उत्प्रेरकों को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और अगर ये अभिक्रिया दर को घटा देते हैं तो इनको हम ऋणात्मक उत्प्रेरक या मंतक कहते। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया दर को घटा भी सकते हैं। किंतु बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सामान्य भाषा में जब हम उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर अभिक्रिया दर को बढ़ाने से ही मतलब होता है। इस तरह से अगर हम उत्प्रेरक का प्रभाव देखेंगे तो हमें कह सकते हैं कि अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया दर बढ़ भी सकती है और अभिक्रिया दर घट भी सकती है। तो ज्यादातर जगह आप पाएंगे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं, वो भी सही है। लेकिन जब आप उत्प्रेरक को पूर्ण रूप से परिभाषित करेंगे, कहीं आपसे पूछा जाता है डिटेल में उत्प्रेरक हैं क्या, ऐसे समय आपको ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक जो होते हैं वे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया दर में वृद्धि भी कर सकते हैं और अभिक्रिया दर को घटा भी सकते हैं। यानी उत्प्रेरक दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब बच्चों दूसरी जो उत्प्रेरक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो ये होती है कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते। अगर ये स्वयं भाग नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात इनका जो रासायनिक संगठन होता है यह अपरिवर्तित रहता है। भौतिक परिवर्तन हो सकता है, अर्थात ठोस है, बड़े टुकड़ों में है, छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो सकते हैं, हार्ड है, सॉफ्ट हो सकते हैं। इस तरह का परिवर्तन तो इनमें हो सकता है, लेकिन इनके रासायनिक प्रकृति में, रासायनिक गुणधर्मों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, केवल ये अभिक्रिया दर को परिवर्तित कर देते हैं और अभिक्रिया के अंत में ये रासायनिक संगठन के रूप में पूर्णतया अपरिवर्तित प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न ये है कि उत्प्रेरक का जो प्रभाव है ये किस तरह से पड़ता है, ये अभिक्रिया दर को क्यों परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम कल का वही एक बार ग्राफ फिर से देखेंगे जो हम लोगों ने ताप के प्रभाव के लिए देखा था।
एक ग्राफ लिया गया है जिसमें y अक्ष पर ऊर्जा हमने दिखाया है और x अक्ष पर अभिक्रिया की प्रगति को दिखाया। अभिक्रिया की प्रगति धीरे धीरे समय के साथ होती है, तो हम समय के साथ देखते हैं, इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है, जैसे जैसे अभिक्रिया परिवर्तित होती है तो ऊर्जा की क्या आवश्यकताएं हैं और ऊर्जा किस तरह से परिवर्तित होती है, ये हमें इस ग्राफ में देखने को मिलता है। यहां पर ER लिखा हुआ है। सपोज कर लीजिए एक रिएक्शन है R गिव्स आउट P, कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को मान लीजिए, हम मान लेते हैं C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस कैटालिस्ट C के प्रेजेंस में उत्प्रेरक C की उपस्थिति में R का परिवर्तन P में हो रहा है, तो ऊर्जा के लिए अगर हम देखें, मान लीजिए अभिकारकों की ऊर्जा, औसत ऊर्जा ER है और इस अभिक्रिया के लिए जो थ्रेशोल्ड देहली ऊर्जा है वह है ET। देहली ऊर्जा क्या होती है, कल आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया है। अगर नहीं आपको देहली ऊर्जा क्लियर है तो पिछला वीडियो एक बार और देख लीजिए, जिसमें ताप का प्रभाव बताया गया है। देहली ऊर्जा साथ में अगर हम देखें तो वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी अभिकारक के पास जरूर होना चाहिए अगर वह अभिक्रिया को संपन्न करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। अब इनके डिफरेंस को हम सक्रिय ऊर्जा EA कहते हैं। तो बच्चों इसका मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में अगर अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होना है, ये उत्पाद की ऊर्जा मान लीजिए है, तो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए अगर हम देखें तो EA के बराबर ऊर्जा सबसे पहले ग्रहण करनी होगी, सक्रिय ऊर्जा इसे प्राप्त करना होगा औसत अभिकारक को, इसको प्राप्त करके ही ये उत्पाद में परिवर्तित होगा, यानी यहां पर सक्रिय ऊर्जा क्या है, EA है। अब जब हम ताप के प्रभाव को देखे थे तो ताप बढ़ाने पर ET में कोई परिवर्तन नहीं होता, देहली ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब क्रिया दर को हम बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी अभिक्रिया उतनी ही तेज होगी। यानी यह जो EA है, सक्रिय ऊर्जा है, इसका मान अगर किसी भी तरह हम घटा दें, गैप कम कर दें, इस गैप के कम होने पर आसानी से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो बच्चों अब अभिकारक उत्पाद में अगर परिवर्तित होना है, उनको इतनी ऊर्जा चाहिए जितना गैप होगा। गैप घटेगा तो अभिक्रिया दर बढ़ेगी, गैप बढ़ेगा अभिक्रिया दर घट जाएगी। ये एकदम क्लियर आपको होना चाहिए कि गैप अगर सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ेगा अभिक्रिया दर घटेगी, सक्रिय ऊर्जा का मान घटेगा अभिक्रिया दर बढ़ेगी। यानी अभिक्रिया दर में सीधे सीधे रोल किसका है, सक्रिय ऊर्जा का, इस ऊर्जा अंतर का, अंतराल का। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और ये सपोज करके यहां आ गई, ये T1 ताप पर है, ये T2 पर उच्च ताप, यहां क्या हुआ, गैप कम हुआ, क्रिया दर बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम उत्प्रेरक लेते हैं तो ER और EP यानी अभिकारक और उत्पाद के ऊर्जा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं, परिवर्तन हो जाता है देहली ऊर्जा में। उत्प्रेरक अभिक्रिया दर का रास्ता बदल देता है, उस रास्ते पे अभिक्रिया को लेके जाता है जहां पर ऊर्जा कम आवश्यक होती है, यानी अभिक्रिया की देहली ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। और मान लो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो देहली ऊर्जा है वो ET डैश है। ऐसे में भी हम अगर देखें तो सक्रिय ऊर्जा क्या हुई, घट गई, और यह सक्रिय ऊर्जा है E-A। तो बच्चों यहां पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम देखें तो अभिक्रिया दर ET घट गई है, यानी इस स्थिति में
धनात्मक उत्प्रेरक होगा, धनात्मक उत्प्रेरक। तो किसी धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक करता क्या है, अभिक्रिया के रास्ते को बदल देता है, अभिक्रिया की क्रिया विधि को बदल देता है और एक ऐसी नई स्थिति लाता है जिसमें देहली ऊर्जा का मान परिवर्तित हो जाता है। अगर देहली ऊर्जा का मान घट जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा क्योंकि सक्रिय ऊर्जा घट रही है, अर्थात यह उत्प्रेरक धनात्मक होगा। कभी कभी कुछ उत्प्रेरक देहली ऊर्जा का मान बढ़ा देते हैं। अगर वो देहली ऊर्जा का मान बढ़ाएंगे तो बहुत स्पष्ट है कि देहली ऊर्जा बढ़ेगी तो व्यय भी बढ़ जाएगा, सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा और सक्रिय ऊर्जा का मान अगर बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। इस तरह से बच्चों उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को अभिक्रिया के पाथ ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रिया विधि को या उसके रास्ते को, उसके तरीके को बदल करके देहली ऊर्जा परिवर्तित कर देता है। एक नए पद से अभिक्रिया संपन्न होती है और इस तरह से उत्पाद अवकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होता है तो अभिक्रिया की दर बदल जाती है। अब प्रश्न ये है, अभिक्रिया दर को जब पाथ परिवर्तित करता है इसको एक मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत से सामान्यतया व्याख्या कर दी जाती है, अर्थात उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अगर अभिक्रिया अनुपस्थिति में अगर हम देखें, अगर सपोज कर लीजिए अभिक्रिया सीधे हो रही थी, R2P में परिवर्तित हो, जब उत्प्रेरक की उपस्थिति हो जाती है R पहले C से क्रिया करता है और बना लेता है RC, फिर RC कन्वर्ट हो जाता है P प्लस C। यहां अभिक्रिया दो पदों में हो गई। इस प्रथम पद की ऊर्जा या द्वितीय पद की ऊर्जा यहां पर आवश्यक ऊर्जा से कम अगर है तो धनात्मक उत्प्रेरक होगा और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। इसका मतलब यह है, ये उत्प्रेरक जो होते हैं या क्रिया को अगर वृद्धि करते हैं, समान रूप से वृद्धि करते हैं, तो अब उत्प्रेरक से क्रिया करके एक नया मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं और यह मध्यवर्ती यौगिक पुनः उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से अभिक्रिया की क्रियाविधि बदल जाती है जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की दर भी परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से हम उत्प्रेरक की व्याख्या कर सकते हैं कि किस तरह से कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। इसके बाद बच्चों एक और प्रभाव है जो हमने बताया था, हम देखेंगे कि पृष्ठ सतह का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव अभिक्रिया दर पर पड़ता है। क्रिया C पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कह सकते हैं सरफेस एरिया, रिएक्टिव सरफेस एरिया या सरफेस एरिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप एक चीज ये देख लीजिए कि द्रव वह गैस जो होती है इसमें अणु स्वतंत्र होते हैं गति के लिए, और जब द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में अभिक्रियाएं होती हैं, कोई अभिकारक भाग लेता है द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में, तो उसके अब स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और स्वतंत्र रूप से जाकर के दूसरे अभिकारक से क्रिया कर लेते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे में पृष्ठीय सतह का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन अगर ठोस है तो ठोस के अणु जो होते हैं ये गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते,
जैसे एक ठोस हमें देख लें सिंपली, इसके जो पृष्ठ के क्षेत्र सतह पे हैं अणु, पृष्ठीय अणु जो हैं ये अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये अभिकारकों के सीधे संपर्क में आएंगे। लेकिन जो बल्क में है, जो इसके अंदर है, वे अणु क्या हैं? वे अणु अभिकारकों के संपर्क में नहीं आएंगे। कब तक? जब तक इन्हें तोड़ा न जाए इस ठोस को, या ये अपने आप क्रिया करते करते ऊपरी सतह खत्म न हो जाए। अब अगर इसको हम किसी गैसीय अवस्था में, द्रव में या गैस में डाल देते हैं तो ऊपरी सतह के अणु क्रिया करेंगे, अंदर के अणु क्रिया नहीं करेंगे। अब बच्चों अगर इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, यहां बीच के जो अणु हैं ये भी ओपन हो जाएंगे। अब जहां केवल यहां से लेकर के यहां तक के किनारों के अणु क्रिया में भाग ले रहे थे, यानी ये अणु सारे के सारे अणु भाग ले रहे थे, ये अणु जो अंदर हैं क्रिया में भाग नहीं ले रहे थे, ये भी ओपन हो गए, ये भी क्रिया में भाग लेंगे। इसी तरह से अगर इसको हम और छोटे टुकड़े में बांट दें तो यहाँ के भी अणु पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे, क्रिया में भाग लेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे वैसे अभिक्रिया की दर क्या होगी? अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रियाशील पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, और अगर क्रियाशील पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अणु अभिकारकों के ज्यादा संपर्क में आएंगे, अणु जो अभिकारकों के ज्यादा संपर्क में आएंगे तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे। बच्चों हम इस तरह से बहुत ही स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्रियाशील पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया दर भी बढ़ेगी, दर बढ़ जाएगी। लेकिन यह प्रभाव मूलतः हमें ठोस अभिकारकों की स्थिति में ही देखने को मिलता है। अब इस चीज का आप बहुत अनुभव किए हैं, जैसे अगर किसी लकड़ी के बहुत बड़े टुकड़े में उसको हम जलाएं, आप जानते हैं कि जलना क्या एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगर किसी लकड़ी के बहुत बड़े मोटे टुकड़े को आप जलाते हैं, ये बहुत धीरे धीरे जलेगा, किंतु अगर इसको हम कई टुकड़ों में काट देते हैं, इसके दहन की दर, इसके जलने की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरा एक क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा ओपन हो जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सी दवाएं सिरप के रूप में कोलाइडिक विलयन ठोस कोलाइडिक फॉर्म में दी जाती हैं, क्योंकि कोलाइड में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल कणों का अपना होता है, वो अणुओं में नहीं टूटते। तो टैबलेट के फॉर्म में जब दी जाती है तो हमारे शरीर में उसकी क्रिया करने की दर धीमी होती है, क्योंकि जैसे जैसे टैबलेट अंदर पिघलेगा वो क्रिया करता रहता है। लेकिन जब कोलाइडिक फॉर्म में दिया जाता है तो जो सस्पेंशन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा ओपन होता है, और वो दवाएं हमें काफी फायदा करती हैं, बहुत जल्दी उनका असर देखने को मिलता है हमारे शरीर में। तो ऐसी दवाएं जो शरीर में धीरे धीरे घुलती हैं, धीरे धीरे असर दिखाती हैं, ठोस अवस्था में उन्हें टैबलेट फॉर्म में न दे करके उनको सिरप या कोलाइडिक विलयन के रूप में दिया जाता है, जिससे कि उनका प्रभाव देखने को मिले, वो ज्यादा जल्दी से ज्यादा तेजी से शरीर पर प्रभाव डाल सकें, हमारे शरीर के फिजियोलॉजी को प्रभावित कर सकें। इस तरह से दैनिक जीवन में भी इन चीजों का बहुत ज्यादा असर होता है। बच्चों इसको अगर हम देख लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अपक्रिया दर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला कारक की प्रकृति जो आपको बताया गया है, दूसरा महत्वपूर्ण कारक है अभिकारकों की सांद्रता, तीसरा है ताप, चौथा है उत्प्रेरक की उपस्थिति, और पांचवा है क्रियाशील पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपने देखा, इस तरह से ये लेसन आपका पूर्ण होता है। आप इसे तैयार करिए, इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।